नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मजे में होंगे। तो आइए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं कक्षा 10वीं के इकोनॉमिक्स का पहला अध्याय का प्रश्न उत्तर। बच्चों इससे पहले आप लोग का जो पहला अध्याय एकदम जबरदस्त तरीका से पढ़ा चुके हैं, अगर नहीं देखे हैं तो बच्चों वो वीडियो आप लोग जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। आइए आज हम लोग क्या करने वाले हैं, पहला अध्याय जो आप लोग का है अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास। इसके इस अध्याय के अंतर्गत जो भी ऑब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव, दीर्घ उत्तरीय, लघु उत्तरीय जो भी प्रश्न दे रखा है ना आपके पाठ के अंदर, वो सभी प्रश्न उत्तर आज हम लोग करने वाले हैं, ठीक है भैया। वीडियो तो जबरदस्त होने वाले हैं, इसलिए इस वीडियो को अभी ही लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग ना वीडियो को लाइक नहीं करते हो और चल जाते हो छोड़ के दूसरे वीडियो देखने लगते हो। भाई एक बात बताओ, मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, मैं सोच किस तरह से पढ़ा रहा हूँ भाई, सुनना। पहले मैंने आप लोग को सिविक्स कंप्लीट करवाया, सिविक्स में जितने भी अध्याय था सभी अध्याय को कंप्लीट कराया एकदम जबरदस्त तरीका से। साथ में अध्याय कंप्लीट होने के बाद उसके जस्ट बाद जो वीडियो आता है उसमें मैं आप लोग को प्रश्न उत्तर करवा देता हूं, ताकि जो भी प्रश्न रहे, चाहे पाठ का प्रश्न रहे या पाठ के प्रश्न उत्तर रहे, सब प्रश्न आप लोग अगर देख लेते हैं, मजबूत हो जाता है, तो भैया बोर्ड एग्जाम में गर्दा छुड़ा सकते हैं। अब हमेशा आप लोग देखते हैं कि जो लिखा रहता है थंबनेल पे, भैया इंपॉर्टेंट वीडियो है, इंपॉर्टेंट वीडियो, उस वीडियो को देखते हैं। भाई इंपॉर्टेंट तो आपकी किताब ही है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। तो भाई आप लोग को जो है पूरा अध्याय कंप्लीट करवा चुके हैं, 2 घंटा का क्लास है, अस्थिर से आप लोग देख लेना, मज़ा आ जाएगा। पहले वीडियो जाके देख लेना, तब जाके मज़ा आएगा ना। तो भाई आज हम लोग इस अध्याय का जो अध्याय है, इस अध्याय के प्रश्न उत्तर करने वाले हैं। तो जल्दी से आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर कर देना। ओके आ जाओ भाई शुरू करते, क्योंकि जो बच्चे पुराने होंगे, जो मेरे से रेगुलर पढ़ रहे होंगे ना, उनको पता होगा। ओके आ जाओ भाई। ऑब्जेक्टिव पहले प्रश्न जो दे रखा है उसको देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव में वस्तुनिष्ठ प्रश्न बोला जाता है हिंदी में इसको ना, ऑब्जेक्टिव प्रश्न। देखो बच्चों यहाँ पे कह रहा है कि निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। प्राथमिक क्षेत्र किसको कहा जाता है, प्राथमिक क्षेत्र किसको कहते हैं। अर्थव्यवस्था को जो है 3 क्षेत्र में बांटा गया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में बांटा गया। 3 क्षेत्र याद होगा, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र। तो कह रहा है प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है। किसको प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है, तो कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र जो है, औद्योगिक जो क्षेत्र है उसको द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। इसको क्या बोला जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है। औद्योगिक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो द्वितीयक क्षेत्र कहा जाता है, या द्वितीयक क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, याद रखना है, ठीक है। अब सेवा, तृतीयक क्षेत्र में जो है, तृतीयक क्षेत्र में क्या आ जाता है, सेवा आ जाता है। सेवा क्षेत्र को तृतीयक क्षेत्र भी कहा जाता है। आई होप कंप्लीट हो गया, कोई दिक्कत। तो प्राथमिक, यहाँ पर क्या था, निम्न को प्राथमिक क्षेत्र भी कहा जाता है, तो क्या हो जाएगा, कृषि को जो है प्राथमिक क्षेत्र कहा जाता है। मैंने आप लोग को सिलेबस में जो पढ़ा रहा था उसमें मैंने आप लोग को बताया था, प से प्राकृतिक, प से प्राथमिक। प्राकृतिक से चीज़ों जो भी चीज़ प्राकृतिक से निर्माण होते हैं उसे प्राथमिक क्षेत्र में रखा जाता है, ठीक है। तो कृषि जो है प्राथमिक हो गया, मतलब प्राकृतिक से हो गया, जैसे दूध हो गया, डेयरी हो गया, ये सब क्या हो गया, प्राथमिक क्षेत्र में आ जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ख हो जाएगा। एक एक चीज को ना हम अच्छी तरह से डिफाइन करके समझाएंगे, ठीक है। ओके चलो नेक्स्ट देख लेते हैं। कह रहा इनमें से कौन सी मिश्रित अर्थव्यवस्था है, ठीक है। अर्थव्यवस्था है, अर्थव्यवस्था 3 प्रकार के मैंने आप लोग को बताया था, पूंजीवाद, साम्यवाद और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो दोनों अगर रहे, ठीक है, दोनों अर्थव्यवस्था जहाँ रहे, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों रहे, पूंजीवाद और साम्यवाद दोनों अगर अर्थव्यवस्था रहे तो उसको क्या बोलेंगे, 2 मिला रहे तो उसको क्या बोलेंगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था। कह रहा है इसमें, यहाँ पे कह रहा है निम्न में कौन से देश में मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो अमेरिका में अगर पूछ दे कभी, अमेरिका में कौन सा अर्थव्यवस्था है, तो पूंजीवाद अर्थव्यवस्था है, ठीक है, पूंजीवाद अर्थव्यवस्था। ओके, लेकिन अगर यहाँ पे पूछ रहा है कि मिश्रित अर्थव्यवस्था कहाँ है, और ये प्रश्न बच्चा बहुत बार पूछा जाता है, बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। हमारे भारत में देखो मिश्रित अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं पहले समझ लो, और पूंजीवाद अर्थव्यवस्था जो होता है उसको उस पर सिर्फ एक निजी व्यक्ति का होता है अधिकार, ठीक है। मिश्रित अर्थव्यवस्था में क्या होता है, एक निजी व्यक्ति और सरकार का दोनों का स्वामित्व से चलाया जाता है, तो उसी को क्या बोला जाता है, मिश्रित अर्थव्यवस्था, ठीक है। तो ये क्या हो गया, अपना भारत में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था है, भारत में क्या है, मिश्रित अर्थव्यवस्था है। तो बच्चा समझ में आया, ओके कोई दिक्कत जी नहीं ना। आ जाओ तीसरा, आ जाओ बच्चों, तीसरा नंबर जो प्रश्न है, कह रहा है यहाँ पे भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था। बच्चा योजना आयोग का गठन कब हुआ था, किसी बच्चा को याद है,
किसी बच्चा को याद है तो बताओ भाई, केसर ये इतने को हुआ था। और बच्चा इस वीडियो को देख लेते हो, बहुत सारे बच्चे जो है वीडियो देखते हैं, लाइक नहीं करते हैं, शेयर नहीं करते हैं। बताओ ना भाई मेरे में क्या गलती है। मेरे वीडियो को यूट्यूब भी जो आजकल देखते हैं रिकमेंडेड नहीं करता है, दूसरे के साथ शेयर आप लोग नहीं करते हैं। पता नहीं, हम झूठ नहीं बोलते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि भाई मेरे वीडियो को शेयर नहीं करते, मतलब लोगों बच्चों को बोलते रहो शेयर करो, ये इंपॉर्टेंट है वो इंपॉर्टेंट है, तब जाके शेयर करते हो। ये है ना वो सच्चाई है भाई। दुनिया में जो सही तरीके से पढ़ा रहे ना उस चीज़ को ध्यान से दो, नहीं तो फिर आपको सही वक्त कर देगा, इसलिए ध्यान देना। ठीक है बच्चों, तो इस वीडियो को अगर आप देख रहे हो अच्छा लग रहा है भाई, सर अच्छा पढ़ा रहे हैं ना, तो इस वीडियो को शेयर करना। ठीक है, अगर अच्छा लगे तब, ना तो मत करना। ओके, कोई दिक्कत नहीं। चलो भाई ये बच्चा एक बात बताओ, 15 अगस्त 1947 ईस्वी को जो है अपना देश आज़ाद हुआ था। ठीक है, 15 अगस्त 1947 ईस्वी का अपना देश आज़ाद हुआ था। 1948 ईस्वी को बच्चा जो है श्रीलंका आज़ाद हुआ था। कौन सा? श्रीलंका जो है आज़ाद हुआ था। याद रखना 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1947 में भारत आज़ाद हुआ था, 1948 में श्रीलंका आज़ाद हुआ था। ठीक है बच्चा, एक चीज़ और, 26 जनवरी 1950 ईस्वी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? संविधान लागू किया गया था। ठीक है, संविधान लागू किया गया था, जिसे हम लोग गणतंत्र दिवस मनाते हैं, गणतंत्र दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, और इसको जो हम लोग बच्चों स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते हैं। ठीक है, उसी समय जो बच्चा प्रधानमंत्री कौन था 1951 ईस्वी में? 1951 ईस्वी में प्रधानमंत्री कौन था, याद है किसी को? मैंने सिविक्स पढ़ा है, एकदम ज़बरदस्त तरीका से समझ लेना। जवाहरलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू। मैं एक एक चीज़ को तोड़ के पढ़ा है बच्चा। उसके बाद क्या होता है 1964-66, ठीक है, 64 to 66 में लाल बहादुर शास्त्री आता है, और उसके बाद 66 में इंदिरा गांधी आ जाती है। ठीक है, प्रधानमंत्री। ये सभी चीज़ों के बारे में चर्चा किया। अब यहाँ पे सवाल था भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? भारत में योजना आयोग का गठन हुआ था 15 मार्च 1950 ईस्वी को। ठीक है, कोई दिक्कत बच्चा नहीं ना? आइए चौथे नंबर प्रश्न को देखिए बच्चा। चलो दिख रहा है आप लोग को? चलो भाई, हाँ, जिस देश की राष्ट्रीय आय बच्चा, यहाँ पे ध्यान दो, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है उस देश को क्या कहते हैं बच्चों? जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा तो देश क्या होगा? विकसित होगा। सिंपल सी बात है। जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होगा वो विकसित होगा, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वो अविकसित होगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ख हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत जी बच्चा नहीं ना? चलो भाई, इनमें से कौन सा पिछड़ा राज्य है? ठीक है, पिछड़ा राज्य है तो बच्चों सबको पता है पिछड़ा राज्य में अपना बिहार ही है। तो बच्चा एक चीज़ और, बीमारू राज्य कौन सा है? बीमारू राज्य कौन सा है? बीमारू राज्य पूछ देता है ना बच्चा, बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? पूछ देता है ना बच्चा, बीमारू राज्य कौन कौन से? अगर यहाँ पे पूछा इसमें से पिछड़ा राज्य कौन सा है तो आपको याद रखना है बिहार। ठीक है, अगर बीमारू राज्य याद रखना है तो BI से क्या हो गया? बिहार। ठीक है, M से क्या हो गया? M से क्या हो गया बताओ? बीमारू। M से हो गया मध्य प्रदेश। ठीक है, A से हो गया असम, R से हो गया बच्चा राजस्थान। ठीक है, U से हो गया उत्तर प्रदेश और उड़ीसा। ठीक है, U से उत्तर प्रदेश और उड़ीसा, ये याद रखना। तो बीमारू राज्य में ये सब राज्य है, और इनमें से किसे पिछड़ा राज्य कहा जाता है? तो अपना बिहार है। बिहार के बारे में बहुत अच्छी तरह से हम आपको पढ़ाए भी हैं। ओके, चलो भाई, अब देखो यहाँ पे बच्चा आ गया, रिक्त स्थान को पूर्ति करें। बहुत ज़बरदस्त सवाल है। यहाँ पे 10 है और 10 मिनट नहीं, 10 सेकेंड नहीं लगेगा, इसको भर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो बच्चा देखते चलते हैं, हम सॉल्व करते चलते हैं, क्योंकि मैंने आप लोग को इतना ज़बरदस्त से आप लोग के लिए मैंने खुद मेहनत किया था इस अध्याय को लेके, कि ताकि आप लोग को ज़बरदस्त तरीका समझाएंगे। लगातार 2 घंटे की क्लास है, एकदम फूक दिए हैं। ठीक है, तो बच्चा आप लोग देखोगे तभी तो, ऐसे कैसे होगा? ठीक है भाई, देख लो। कह रहा भारत अंग्रेजी शासन का क्या था? अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। उपनिवेश मतलब क्या? गुलाम। उपनिवेश किसको कहते हैं? गुलाम कहते हैं। जो ताकतवर देश किसी देश को कब्जा कर लेता है, हम लोग ब्रिटेन लोग के भारत क्या था? उपनिवेश था। तो यहाँ पे मैंने आप लोग को चर्चा भी किया था, भारत अंग्रेजी उपनिवेश, अंग्रेजी शासन का क्या था? उपनिवेश था। क्या था? उपनिवेश था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बच्चा? उपनिवेश।
उपनिवेश था। भारत अंग्रेज का एक उपनिवेश था, या उपनिवेश एक था, ये गलत हो गया टाइपिंग, यहाँ पे एक होगा, ठीक है, यहाँ पे एक होगा, कोई दिक्कत जी नहीं ना, समझ में आया, उपनिवेश था। अब देखो बच्चा यहाँ पे दूसरा प्रश्न है, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का, अंग्रेजों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया, भारतीय अंग्रेज लोग जो था भारतीय अर्थव्यवस्था को क्या किया, बताइए क्या क्या था, शोषण किया था, क्या क्या था, शोषण किया था, शोषण, शोषण किया था बच्चा। अब देखो अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, क्या है, एक प्रणाली है, प्रणाली है। देखो बच्चा याद है तभी तो हम फटाफट से बना रहे हैं, अर्थव्यवस्था आजीविका अर्जन की एक प्रणाली है, इतना जबरदस्त तरीका से पढ़ाए ना भाई, आप एक बार देख लेना, ठीक है। अब देखो द्वितीयक क्षेत्र को, द्वितीयक क्षेत्र अभी जस्ट मैंने बताया था ना आप लोग को, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है, औद्योगिक क्षेत्र कहा जाता है, ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत नहीं ना। द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र बोला जाता है, ओके, कोई दिक्कत नहीं। आर्थिक विकास की आवश्यकता के रूप में, आर्थिक 5वां नंबर है ना बच्चा, आर्थिक विकास आवश्यकता के रूप में परिवर्तन, यहाँ पे क्या हो जाएगा, परिवर्तन की प्रक्रिया होनी चाहिए, परिवर्तन की प्रक्रिया होनी चाहिए, परिवर्तन की प्रक्रिया है, ठीक है, आर्थिक विकास आवश्यकता रूप से परिवर्तन की प्रक्रिया है, ओके। अब देखो भारत में आर्थिक विकास का श्रेय किसको जाता है, भारत में आर्थिक विकास का श्रेय, आर्थिक विकास का श्रेय जो है किसको दिया जाता है, नियोजन को, किसको, नियोजन को दिया जाता है, किसको, नियोजन को दिया जाता है, ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। अब देखो 7वें नंबर बच्चा, आर्थिक विकास का माप करने के लिए, आर्थिक विकास का माप करने के लिए डैश को सबसे उचित माना जाता है, डैश को सबसे उचित माना जाता है, आर्थिक विकास का माप करने के लिए डैश को सबसे उचित माना जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय को, प्रति व्यक्ति आय को, ठीक है, प्रति व्यक्ति आय को, ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। साधनों के मामले में धनी होते हुए भी बिहार की स्थिति क्या है, साधन के मामले में धनी है बिहार, लेकिन बिहार की स्थिति क्या है, दयनीय है, क्या है, दयनीय है, क्या है, दयनीय है, ओके। अब देखो यहाँ पे बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, बिहार में डैश ही जीवन का आधार है, तो बिहार में कृषि ही जो है जीवन का आधार है, क्या है, कृषि ही जीवन का आधार है। 10 नंबर देखो अच्छा, बिहार के विकास में डैश एक बड़ा बाधक है, डैश एक बड़ा बाधक है, तो बिहार में विकास कैसे होगा भैया, यहाँ पे सबसे बड़ा बाधक बाढ़ है, ठीक है, कुछ भी करते हैं लेके डुबा उबा के लेके चल जाता है, तो बाढ़ है, तो बिहार के विकास में बाढ़ जो है एक सबसे बड़ा बाधक है। तो बच्चा आप लोग इसको देख लीजिए, कोई दिक्कत हुआ, देखो एकदम जबरदस्त तरीका से हम आप लोगों को बता रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अगर किताब जो मैंने आप लोग को पढ़ाया जिस तरीके से, जिस मजबूती से, के गर्दा छुड़ा सकते हैं कोई भी प्रश्न को देख के, ओके। आ जाओ भाई, ये जो आप लोग देख रहे हैं जब हम आपको पीडीएफ देंगे, ताकि ये मैंने जो यहाँ पे लिख दिया है पूरा, अगर आप लोग को पीडीएफ देंगे ताकि वहाँ पे सभी चीज़ साफ सुथरा लिखा रहे, ओके। आ जाओ, अब देखो, अब कुछ बच्चे सोच रहे होंगे सर पीडीएफ, तो बच्चा मेरा जो वेबसाइट था ना वो थोड़ा क्रैश हो चुका है अभी, तो अभी हम क्या बताएं आप लोग को, बहुत परेशान हूँ उस चीज़ को लेके, जल्दी ठीक हो जाएगा। बाकी जब आप कब वीडियो देख रहे हैं आई डोंट नो, तो इसलिए आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, आर्यन ऑनलाइन classes.com। अच्छा यहाँ पे मैंने स्पेस लिख दिया, लेकिन आप लोग ऐसे ही लिख लेंगे, आर्यन ऑनलाइन classes.com, ठीक है, ये इस तरह से आप लोग सर्च कर लेंगे आर्यन ऑनलाइन classes.com, तो वहाँ पे आप लोग जो प्रोफाइल खुलेगा, खोल के उसके बाद सभी सब्जेक्ट का मिल जाएगा बच्चा, कोई दिक्कत नहीं, कोई चार्ज नहीं, अभी बिल्कुल फ्री है। आइए अब शॉर्ट प्रश्न को देख लेते हैं फटाफट से, ध्यान दीजिएगा। लघु उत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। अर्थव्यवस्था किसे कहते हैं, अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं, अर्थव्यवस्था का मतलब क्या हो गया भैया, पैसा कैसे आएगा, हम अपनी अर्थव्यवस्था को कैसे सुधारेंगे, यही चीज़ है ना। तो समझिएगा यहाँ पे, ऐसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, बच्चा आर्थिक क्रियाएं किसको कहता है, आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं, मैंने आप लोग को बताया ना कि आर्थिक क्रियाएं किसको कहते हैं, देखिए याद है किसी को,
वैसा क्रिया जिससे आय प्राप्त हो। बच्चा क्या आय प्राप्त हो? आय प्राप्त हो, उसे ही क्या कहेंगे? आर्थिक क्रिया कहते हैं। आर्थिक क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पे ये हो गया क्रिया कहते हैं। तो बच्चा यहाँ पे क्या लिखे? ऐसा तंत्र जिसके अंतर विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जिससे विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं, जिससे अलग अलग जो होते हैं विभिन्न प्रकार की क्रियाएं, जिससे आप पैसा कमा सकें। तो आर्थिक क्रिया विभिन्न प्रकार के मतलब अलग अलग के आर्थिक क्रियाएं। और आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वैसा क्रिया जिससे आप आय प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, संपादित की जाती है उसे अर्थव्यवस्था कहते हैं। क्या कहते हैं? अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे कृषि से आप क्या आय प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। उद्योग से आय प्राप्त कर सकते हैं? जी बिल्कुल कर सकते हैं। व्यापार से आय प्राप्त कर सकते हैं? आय कर सकते हैं। कोई दिक्कत हुआ? तो अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? वैसा तंत्र जिसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं संपादित की जाती है उसे ही अर्थव्यवस्था कहते हैं। और आर्थिक क्रिया किसको कहते हैं? वैसा क्रिया जिससे आय प्राप्त हो। ठीक है, उसे आर्थिक क्रिया कहते हैं। ओके, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है बच्चों? मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? पूंजीवाद बोले थे वहां पे, पूंजीवादी या पूंजीवाद, बात थोड़ा अलग है, थोड़ा सा वहां पे मैंने शायद मिस्टेक कर दिया होगा। पूंजीवाद बोले थे या पूंजीवादी बोले थे। चलो, समाजवादी और पूंजीवादी। तो आर्थिक यहाँ पे है। अर्थव्यवस्था जो है मैंने आप लोग को बताया था 3 प्रकार का होता है। एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक समाजवादी अर्थव्यवस्था और एक मिश्रित अर्थव्यवस्था। 3 प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था किसको कहते हैं? जिसमें स्वामित्व पे अधिकार जो है किसी निजी व्यक्ति का ही हो। स्वामित्व पे अधिकार किसका हो? निजी व्यक्ति का हो। और समाजवादी में क्या होता है? दोनों तरह का हो। मतलब समाजवादी अर्थव्यवस्था में सिर्फ सरकार की हो। ठीक है, चलो यहाँ पे एक बार क्लियर कर देते हैं। पूंजीवादी, शायद वहां पे मेरे से मिस्टेक हुआ था। ठीक है, और यहाँ पे क्या है? समाजवादी, पूंजीवादी, समाजवादी और मिश्रित। चलो भाई, मिश्रित, हाँ ठीक है ना। चलो हाँ, मिश्रित। एक एक चीज को समझते चलिए। पूंजीवादी में सिर्फ निजी व्यक्ति का सिर्फ निजी व्यक्ति का स्वामित्व मतलब मालिकाना हक रहता है। समाजवादी में क्या होता है? सिर्फ सरकार का स्वामित्व रहते हैं, मतलब मालिकाना अधिकार रहता है। ठीक है, स्वामित्व रहता है। मिश्रित में क्या होता है? मिश्रित अर्थव्यवस्था में पूंजीवादी और समाजवादी दोनों रहते हैं। पूंजीवादी तथा समाजवादी दोनों रहता है। मतलब इसमें जो है निजी व्यक्ति का भी स्वामित्व रहेगा और समाजवादी आ गया जिसमें सरकार का भी स्वामित्व रहेगा। वैसी अर्थव्यवस्था को क्या कहते हैं हम लोग? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। तो यहाँ पे क्या मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो आप लोग समझ गए कि पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था को ही क्या कहते हैं? मिश्रित अर्थव्यवस्था कहते हैं। देखिए यहाँ पे क्या लिखे हैं, चलो भाई देख लो एक बार यहाँ से क्या है। मिश्रित अर्थव्यवस्था ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें पूंजीवादी तथा समाजवादी अर्थव्यवस्था का मिश्रण होता है। मिश्रित अर्थव्यवस्था वह अर्थव्यवस्था है जहां उत्पादन के साधनों का स्वामित्व सरकार तथा निजी व्यक्तियों के पास होती है। यह अर्थव्यवस्था पूंजीवाद एवं समाजवाद का बीच का रास्ता है। ओके, कोई दिक्कत हुआ जी समझने में? नहीं ना? आ जाओ तीसरे नंबर पर सतत विकास। बच्चों सतत विकास एक ऐसी सतत विकास जो होता है जो काम चल ही रहा है और आगे वाले पीढ़ियों के लिए भी सोचा जाए, आगे वाली पीढ़ियों के लिए भी ध्यान रखा जाए, वैसा विकास जो चल रहा है, वैसा विकास जो चल रहा है और आने वाली पीढ़ियों के ध्यान में रख कर किया जाए, तो वैसे विकास को सतत विकास कहते हैं। समझिएगा, सतत विकास का शाब्दिक अर्थ होता है ऐसा विकास जो जारी रह सके, मतलब जो बहुत दिन तक रह सके, टिकाऊ बन सके। सतत विकास में ना केवल वर्तमान पीढ़ी के मतलब वर्तमान पीढ़ी के बारे में ना, ताकि आने वाली भावी पीढ़ी के विकास के बारे में भी ध्यान रखा जाता है। क्या रखा जाता है? ध्यान रखा जाता है। तो बच्चा सतत विकास आई होप क्लियर हो चुका होगा, कोई दिक्कत नहीं ना। आइए नेक्स्ट, आर्थिक नियोजन क्या है बच्चों? आर्थिक नियोजन के बारे में बताया था ना। और भारत में जो आर्थिक नियोजन
जो होता है योजना आयोग के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? योजना आयोग के द्वारा होता है। तो राष्ट्र की प्राथमिकताओं मतलब राष्ट्र के अनुसार राष्ट्र के प्राथमिकताओं का मतलब हो गया कि राष्ट्र के जरूरतों के अनुसार देश के संसाधनों में विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करने वाले आर्थिक नियोजन कहलाता है। किस प्रकार से विकास वाला काम में पैसा को इन्वेस्ट करेगा। राष्ट्र को प्राथमिकता के अनुसार मतलब प्राथमिकता राष्ट्र के जरूरत के अनुसार संसाधनों के विभिन्न विकासात्मक क्रियाओं में प्रयोग करना आर्थिक नियोजन कहलाता है। और भारत में आर्थिक नियोजन योजना आयोग के द्वारा होता है। ये भी पॉइंट था। आई होप समझ गए, आ गया होगा आर्थिक नियोजन क्या है। अब बच्चा यहाँ पे देखो मानव विकास रिपोर्ट क्या है। मानव विकास रिपोर्ट क्या है? तो मानव विकास रिपोर्ट HDR मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट, ठीक है, में विभिन्न देशों की तुलना, लोगों के शैक्षणिक स्तर, उनके स्वास्थ्य स्थिति एवं प्रति व्यक्ति आय सम्मिलित होता है। उसे ही क्या बोलते हैं? मानव विकास रिपोर्ट। और भारत का जो है 166वां है, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट में स्थान। ओके, मैंने आप लोग को पढ़ाया है, अगर नहीं देखे जरूर देख लीजिएगा। ओके, आइए 6ठा नंबर प्रश्न है, इसको भी हम लोग समझते हैं। आधारिक संरचनाओं पर प्रकाश डाले। ध्यान से समझिएगा, आधारिक संरचना का मतलब उन सुविधाओं एवं सेवाओं से है जो देश आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं। सभी तत्व जैसे बिजली, परिवहन मतलब यातायात का साधन, संचार, मोबाइल जो भी हो गया, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि के आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें देश का आधारिक संरचना कहा जाता है। आधारिक संरचना किसको कहेंगे? आधारिक संरचना का मतलब होता है उन देश के सुविधाओं तथा सेवाओं में जो देश आर्थिक विकास के लिए सहायक होते हैं, सभी तत्व उपलब्ध कराते हैं अपने देश के अंतर्गत, जैसे बिजली, परिवहन, संचार, बैंकिंग, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि आर्थिक विकास के आधार पर उन्हें उस देश का क्या बोला जाता है? आधारिक संरचना, आधारभूत ढांचा भी कहा जाता है। किसी देश में आर्थिक विकास में आधार संरचना का महत्वपूर्ण स्थान होता है। जिस देश का आधारभूत ढांचा जितना अधिक विकसित होगा वह देश उतना ही अधिक क्या होगा? विकसित होगा। जिस देश में अगर ये सभी चीज़ हो, जैसे बिजली हो गया, परिवहन हो गया, संचार हो गया, बैंकिंग हो गया, ये सब चीज़ जो ज़रूरत का चीज़ है लोगों के लिए, वो सभी चीज़ उपलब्ध हो जाए और अच्छी तरह सुचारू रूप से चलाया जाए तो वो देश क्या होगा? धीरे धीरे विकसित होगा। और विकसित होने का आधारभूत संरचना, इसी चीज़ को कहा जाता है आधारिक संरचना। ठीक है, तो इस 6ठा नंबर प्रश्न क्लियर हो गया, कोई दिक्कत नहीं ना। आज बच्चों लॉन्ग प्रश्न देख लेते हैं, बहुत ही आसान है लॉन्ग प्रश्न। इसमें 4 प्रश्न दे रखे हैं शायद, और एक तो लास्ट में जबरदस्त सवाल दे रखा है, तो उसको भी हम लोग देख लेंगे। चलिए, यहाँ पे कह रहा है अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक से क्या समझते हैं, ठीक है, और इन्हें कितने भागों में बांटा गया है। ठीक है, अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमिक से क्या समझते हैं और इन्हें कितने भागों में बांटा गया। तो जो सेवा क्षेत्र है, जो भी क्षेत्र है, अर्थव्यवस्था को 3 भाग में बांटा गया। ठीक है, सबसे पहले आप लोग समझ लीजिए अर्थव्यवस्था की संरचना कहते किसको हैं, क्या है अर्थव्यवस्था की संरचना। अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन क्षेत्रों में इसके विभाजन से अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं तथा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि हो गया, उद्योग हो गया, व्यापार हो गया, जीवन बीमा हो गया, परिवहन, संचार आदि। ये सभी चीज को, क्रियाओं को मोटे तौर पर 3 भागों में जो है बांटा गया है। ठीक है, कितने भाग में बांटा गया? 3 भाग में बांटा गया। तो यहाँ पे क्या था? अर्थव्यवस्था की संरचना, स्ट्रक्चर ऑफ इकोनॉमी किसे कहते हैं? तो आपने समझा कि अर्थव्यवस्था की संरचना का मतलब है विभिन्न उत्पादन, जो चीज़ें उत्पादित हो रहा है, जो सेवा क्षेत्र हो गया, चाहे वो व्यापार हो गया, कृषि हो गया, उद्योग, ये सभी क्षेत्र जो होते, इसके विभाजन को अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की आर्थिक क्रियाएं मैंने बताया आप लोग को, अथवा गतिविधियां संपादित की जाती है, जैसे कृषि, उद्योग, व्यापार, बैंकिंग, बीमा, परिवहन, संचार आदि। इन क्रियाओं को मोटे तौर पे 3 भागों में क्या कर दिया गया है? बांट दिया गया है। अब देखो कौन कौन से मैंने आप लोग को बताया, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, तीनों बता चुके हैं, कोई दिक्कत जी? अब इसको भी हम दोबारा बढ़ दें।
कोई नहीं, चलो भाई। प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी कहा जाता है और इसके अंतर्गत कृषि, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तु का प्राप्त करना, ऐसी जैसे व्यवस्था आती है। तो प्राथमिक क्षेत्र में अगर पूछे कौन कौन सा आता है, पशुपालन, मछली पालन, जंगलों से वस्तुओं को प्राप्त करना, कृषि, ये सब क्या आता है प्राथमिक क्षेत्र में। द्वितीयक क्षेत्र में क्या आता है, द्वितीयक क्षेत्र औद्योगिक क्षेत्र को कहा जाता है। इसके अंतर्गत खनिज व्यवस्था, निर्माण कार्य, जन उपयोगी सेवा जैसे बिजली, जैसे गैस और बिजली आदि उत्पादन की जाती है। औद्योगिक, द्वितीयक क्षेत्र को औद्योगिक क्षेत्र बोला जाता है और प्राथमिक क्षेत्र को कृषि क्षेत्र भी बोला जाता है। तृतीयक क्षेत्र को क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र बोला जाता है और इसके अंतर्गत जैसे बैंक हो गया, दुकान हो गया, आपका बीमा हो गया, परिवहन हो गया जिससे आप यहाँ से वहाँ जाते हैं, ठीक है, संचार हो गया, व्यापार हो गया, आदि क्रियाएं सम्मिलित होती। ये सभी क्रियाएं जो है प्राथमिक एवं द्वितीयक क्षेत्र की क्रियाओं को सहायता प्रदान करती है ये क्षेत्र, ठीक है। इसलिए इसे सेवा क्षेत्र कहा जाता है। क्या बोला जाता है, सेवा क्षेत्र। अगर दुकान वाला आपके गांव में दुकान खोले है तो आपको सेवा दे रहा है, ठीक है, मतलब ये मत समझिएगा पैसा लेके काम कर रहे हैं। आइए दूसरा देखते हैं, आर्थिक विकास क्या है। आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे। बच्चों इसके बारे में मैंने बहुत डिटेल से चर्चा किया है, ठीक है, लेकिन देखिए इसका आंसर आर्थिक विकास क्या है। और आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि दोनों शब्द एक ही जैसा लग रहा है लेकिन मतलब अलग अलग होता है, ठीक है। आर्थिक विकास विकासशील देश के लिए किया जाता है और आर्थिक वृद्धि विकसित देश के लिए किया जाता है। ये समझते हैं। आर्थिक विकास का परिभाषा आर्थिक विकास का परिभाषा अर्थशास्त्री के अनुसार कैसे है समझिएगा, प्रोफेसर मेयर एवं बाल्डविन के अनुसार, ठीक है। ये थे अर्थशास्त्री। विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घ काल में, मतलब किसी अर्थव्यवस्था या देश की अर्थव्यवस्था कि किसी देश का दीर्घकालीन अर्थव्यवस्था विकास एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके द्वारा दीर्घकालीन मतलब लंबे समय तक किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होती है, उसे ही क्या कहते हैं, आर्थिक विकास कहते हैं। बात समझ में आया। आर्थिक विकास किसको कहते हैं, विकास की वह प्रक्रिया जिसके द्वारा लंबे समय तक किसी देश की वास्तविक राष्ट्रीय आय में वृद्धि होता है, उसे ही आर्थिक विकास कहते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे जो प्रश्न था, आर्थिक विकास और आर्थिक वृद्धि में अंतर बतावे, आइए समझते हैं, ठीक है। आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील मतलब जो विकास कर ही रहा, जैसे अपना क्या हो गया, भारत जो है पूर्णतः विकास नहीं हुआ भारत का, ठीक है, विकास कर ही रहे देशों के लिए किया जाता है। मतलब आर्थिक विकास शब्द का प्रयोग विकासशील देशों के लिए किया जाता है, ठीक है, जो विकासशील मतलब चल ही रहा, विकास कर ही रहा। अब आर्थिक वृद्धि किस के लिए किया जाता है, आर्थिक वृद्धि शब्द जो है विकसित, जो देश विकसित हो चुका है, अमेरिका और विकसित हो चुका है, ठीक है, भारत में हो ही रहा। ओके, कोई दिक्कत जी नहीं ना। आइए कुछ और भी सवाल है। आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। आर्थिक विकास की माप कुछ कह रहा है, आर्थिक विकास की माप कुछ सूचकांक के द्वारा करें। तो आर्थिक विकास की माप निम्नलिखित सूचकांक द्वारा कर सकते हैं। राष्ट्रीय आय, नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय को आर्थिक विकास का प्रमुख सूचक माना जाता है, ठीक है। और किसी देश में एक वर्ष की अवधि में उत्पादित सभी वस्तु तथा एवं सभी सेवाएं और मौद्रिक मूल्य के योग को राष्ट्रीय आय कहा जाता है। सामान्य तौर पर जिस देश की राष्ट्रीय आय अधिक होती है वह देश विकसित होता है और जिस देश की राष्ट्रीय आय कम होती है वह देश अविकसित होती है। ये बात समझ में आए। राष्ट्रीय आय अगर अधिक हो, जिस देश का राष्ट्रीय आय अधिक होता है वो देश जो है विकसित होता है, जिस देश का राष्ट्रीय आय कम हो वो देश जो है अविकसित होता है। आई होप ये चीज़ समझ में आ गया होगा। और राष्ट्रीय आय से ही ये सब चीज पता चलता है। चलिए, प्रति व्यक्ति आय, पर कैपिटल इनकम, प्रति व्यक्ति आर्थिक विकास की माप जो है करने के लिए प्रति व्यक्ति आय का सबसे उचित सूचकांक माना जाता है। प्रति व्यक्ति आय देश में रहते हुए व्यक्तियों की औसत आय होता है और राष्ट्रीय आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग देने पर भागफल राष्ट्रीय आय आता है, वह प्रति व्यक्ति आय कहलाता है। फॉर्मूला के रूप में प्रति व्यक्ति आय बराबर होता है, तरीके उल्टे हो गया, यहाँ पे राष्ट्रीय आय होगा। राष्ट्रीय आय में जो है कुल जनसंख्या, देश की कुल जनसंख्या से
कुल जनसंख्या से अगर भाग दिया जाए, ठीक है, अब मान लो कहीं पे अगर भारत का पूरा राष्ट्रीय आय 100 रुपया है, कितना है, 100 रुपया है, 100 ने हजार मान लेते हैं, 1000 है, ठीक है, और कुल जनसंख्या, भारत की कुल जनसंख्या, इसे मानने के लिए बोल रहे ताकि आप लोगों को समझ में, तो कुल जनसंख्या यहाँ पे वो भारत का पूरे देश का, भारत पूरे देश का, इतने उन्हें होगा, एक वो समझाने के लिए बता रहे हैं, पूरे देश का जो है एक साल का जो राष्ट्रीय आय है टोटल 1000 रुपया है, और भारत में जो लोगों की संख्या है वो 5 गो है, तो एक व्यक्ति बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ पे इसको भाग दे देंगे, क्या कह देंगे, भाग दे देंगे, ठीक है, 5 दूना 10, ठीक है, 200 रुपया पर व्यक्ति आय हो जाएगा, ठीक है, पर व्यक्ति आय कितना हो जाएगा, 200 रुपया, यही चीज़ें था, हालांकि मैंने इसके बारे में और भी डिस्कस कर चुका हूँ। आइए चौथा नंबर प्रश्न है, और ये अंतिम प्रश्न है, और ये बहुत ही ज़्यादा VVI प्रश्न है, बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा ही गया है, हो सकता है आपके बोर्ड परीक्षा में भी पूछा जाएगा। ध्यान दीजिएगा, बिहार के हैं और बिहार का सवाल नहीं बने तो फिर मज़ा नहीं आता, ध्यान समझिएगा। चौथा नंबर, बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, बिहार के पिछड़ेपन दूर करने के लिए कुछ मुख्य उपाय को बतावे। हालांकि मैंने इस जो अध्याय पढ़ाया था उसमें अंतिम में आप लोग को इस सवाल का जवाब दिए हैं, बट यहाँ पे भी दिया है तो देख लीजिए, उत्तर करके लिखना है। बिहार के पिछड़ेपन के कारण निम्न है, ठीक है, तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या, आधारिक संरचना का अभाव, कृषि पर निर्भरता, बिहार में क्या होता है, ज़्यादातर लोग कृषि पे निर्भर रहता है, बाढ़ एवं सुखाड़ की क्षति बिहार में होता है, इन सबको रोकना होगा। औद्योगिक पिछड़ापन, बिहार में उद्योग नहीं है, क्योंकि जो है झारखंड जो है अलग हो गया, बिहार से अलग हो गया और उधर चला गया सब औद्योगिक क्षेत्र। गरीबी, बिहार में गरीबी अधिक है, खराब विधि व्यवस्था है, कुशल प्रशासन का अभाव है, तो ये सब जो है बिहार के पिछड़ेपन का मुख्य कारण है। ओके, तो बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का क्या कारण है, ये सभी बिहार के आर्थिक पिछड़ेपन का कारण है, एक एक करके सभी को समझते हैं। तेजी, बिहार में जनसंख्या काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है, इसके चलते विकास के लिए जो साधन कम हो जाता है और अधिकांश साधन जनसंख्या के भरण पोषण में चला जाता है। नेक्स्ट है आधारिक संरचना, किसी भी देश या राज्य के विकास के लिए आधारिक संरचना का होना जरूरी होता है, लेकिन बिहार इस मामले में पीछे है। बिहार राज्य में सड़क, बिजली, सिंचाई का अभाव, साथ ही शिक्षा का अभाव, स्वास्थ्य सुविधा का अभाव, इस वजह से बिहार में पिछड़ापन का स्थिति कायम है। कृषि पर निर्भरता, बिहार की अर्थव्यवस्था पूरी तरह से कृषि पर आधारित है, यहाँ के अधिकांश जनता कृषि पर निर्भर रहते हैं, लेकिन हमारी कृषि की भी हालत ठीक नहीं है, हमारी कृषि काफ़ी पिछड़ी हुई है, इसके चलते उपज कम होता है, और इसको ठीक करने में जब लिखिएगा तो कृषि पर निर्भरता हटाना होगा, या कृषि पर जो है आधुनिकीकरण करके अच्छे बीज और मशीनीकरण मतलब मशीनीकरण के द्वारा खेती किया जाए। ओके, बाढ़ एवं सुखाड़, बिहार में खास करके उत्तरी बिहार जो है हम लोग का, नेपाल से आए जल से बाढ़ आता है, और हर साल कम या अधिक बाढ़ का आना बिहार में तय है। ठीक है, पिछले साल किताब में दे रखा है, पिछले साल 2008 ईस्वी में कोसी बाढ़ का प्रलय हमारे सामने आया था, इससे कितने जान माल की क्षति हुई, और 2009 में भी नेपाल से आए जल से बागमती नदी का बाढ़ देखने को मिला। इसके आसपास इलाके सीतामढ़ी, दरभंगा, मधुबनी आदि जगह में फसल की काफ़ी बर्बादी हुई है। अब कहेंगे सर इतने जल्दी से आप क्यों बता रहे हैं, तो भाई इससे पहले भी मैंने आप लोग को बता रखा इसलिए। ठीक है, एकदम आसान भाषा है। औद्योगिक पिछड़ापन, अब देखिए किसी भी देश या राज्य के लिए उद्योग का विकास जरूरी होता है, लेकिन बिहार में औद्योगिक विकास कुछ दिखता ही नहीं है। यहाँ के सभी खनिज क्षेत्र एवं बड़े उद्योग, प्रतिष्ठित अभियांत्रिकी संस्थाएं सभी झारखंड चले गए, और इस कारण बिहार में कार्यशील और औद्योगिक इकाइयों की संख्या नग्न रह गई, मतलब रही ही नहीं। ठीक है, ये भी बिहार और झारखंड अलग हो गया, तो झारखंड वाला बड़ा तेज था, वो अगर अपना लोग को खेती बाड़ी छोड़ दिया, बाकी सब औद्योगिक क्षेत्र वही ले लिया है। ठीक है, उस समय उधरे के मंत्री रहा था। गरीबी, बिहार एक ऐसा राज्य है जहां गरीबी की भार काफ़ी अधिक है, और राज्य में
प्रति व्यक्ति आय राष्ट्रीय औसत के आधे से भी कम है। इसके चलते बिहार में जो है बिहार में निर्धनता के दुष्चक्र है। बच्चों हुआ थोड़ा सा मुझे ना अभी ज़्यादा फीवर आ गया है, इसलिए मैं थोड़ा जल्दी से बता के चला जाता हूँ। और मेरा तब स्वास्थ्य अभी सही नहीं है। मैंने चेक करवा के, हालांकि मैंने क्लास शुरू करने से मतलब मुस्कुराते हुए शुरू किया था ताकि मैं पूरी क्लास करवा सकूं, ठीक है। हालांकि ये अंतिम ही प्रश्न था, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है कि फीवर है, ज़्यादा देर बोल पाऊँगा, तो इसलिए आवाज़ से है भी आप लोग को तो पता चलता होगा भाई, ठीक है। लेकिन चलो एक और है, खराब विधि व्यवस्था। किसी भी देश या राज्य के लिए शांति या सुव्यवस्था जरूरी होता है, लेकिन बिहार में वर्षों तक कानून व्यवस्था कमजोर स्थिति में थी, जिसके चलते नागरिक शांतिपूर्वक उद्योग नहीं चला पा रहा था। इस तरह खराब विधि व्यवस्था भी बिहार के पिछड़ेपन का महत्वपूर्ण कारण है। कुशल प्रशासन का अभाव। बिहार में प्रशासनिक स्थिति ऐसी हो गई है जिससे पारदर्शिता का अभाव है, जिसके कारण आए दिन भ्रष्टाचार के अनेक उदाहरण सामने आया है। ओके, बिहार के पिछड़ेपन का दूर करने का उपाय लिखेंगे। आर्थिक विकास की गति को तेज करके बिहार की स्थिति में सुधार किया जा सकता है, और बिहार में आर्थिक विकास की गति को तेज करने के लिए बिहार के पिछड़ेपन को दूर करना काफ़ी ज़रूरी है। और कहा गया है, पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आज़ाद ने कहा था कि बिहार के विकास के बिना भारत का विकास संभव नहीं है, ठीक है। बिहार देश का एक बड़ा राज्य और इसके विकास की गति में तेजी आने से भारत के विकास भी संभव होगा, ठीक है। लेकिन ये लोग को कहाँ फर्क पड़ता है। चलो, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने का उपाय में लिखना है, जनसंख्या पे नियंत्रण, कृषि का तेजी से विकास करना, बाढ़ पे नियंत्रण आधारित। बाढ़ पे नियंत्रण में लिखना है कि बाढ़ जो आता है नेपाल से उस चीज़ को बंद किया जाए, बड़े बड़े बांध लगाया जाए। जनसंख्या पे जो है आप लोग को लिखना है, मैं बताता हूँ। जनसंख्या पे लिखना है कि भैया नियोजन क्या कहते हैं उसको, हम दो हमारे दो वाला फार्मूला अपनाएं, और जितने भी नागरिक हैं इस चीज़ को समझें कि हम 2 बच्चे को ही जन्म दें ताकि हमें उसे अच्छी तरह से पढ़ा सके, शिक्षा दे सकें। ओके, कृषि का तेजी से विकास। कृषि का तेजी से विकास का मतलब हो गया कृषि में औद्योगिकरण करना होगा। औद्योगिकरण मतलब मशीनीकरण से हर काम को करना होगा, अच्छे क्वालिटी की खाद देना होगा ताकि फसल अच्छा हो जाए। बाढ़ पे नियंत्रण के लिए बड़ा सा बांध वगैरह का निर्माण करना होगा ताकि बाढ़ जो है बिहार में ना आवे। आधारिक संरचना का विकास, जो यातायात साधन है, सड़क है, बिजली है, ये सभी चीज़ों पे भी काम करना चाहिए ताकि आधारिक संरचना का विकास हो सके। उद्योग का विकास, हमारे बिहार में किसी भी प्रकार का बहुत ही कम उद्योग देखा गया, वो भी कुटीर उद्योग देखा गया, इसलिए हमारे बिहार के मजदूर जो है दूसरे राज्य जाके काम करते हैं। इससे कहीं ना कहीं दूसरे राज्य को भी तकलीफ़ होता है और हमारे बिहार के जो नागरिक हैं उसे भी तकलीफ़ होता है। हालांकि अगर बिहार के नेता वगैरह सही होंगे, जो मैं बात बोल रहा हूँ वही लिखना है, जो हमारे बिहार के अगर नेता सही होंगे, अच्छे कार्य करेंगे, तो हमारे बिहार में जगह की कमी नहीं है और हर प्रकार का 1-2 उद्योग खोला जा सकता है। लेकिन बिहार के नेता सिर्फ अपनी कुर्सी के लिए ही जाना जाता है कि किस प्रकार से हमें कुर्सी प्राप्त करना है। तो ये सब चीज़ें आप लोग लिखेंगे। गरीबी दूर करना, बिहार में गरीबी दूर करना अभी संभव नहीं लगता है, क्योंकि बिहार में जो है सबसे बड़ी बात की जनसंख्या अधिक है और बिहार में जो औद्योगिक क्षेत्र है वो भी नहीं है, और किसी न किसी वजह से लोगों को सिर्फ एक ही चीज़ रहता है कि भैया हम सरकारी नौकरी कर सके, और सरकारी नौकरी के कारण ही बिहार के बच्चे, बिहार के युवा 30 साल 35 साल तक अपनी पढ़ाई में लगे रहते हैं। लास्ट में अगर सफल हो गई तो ठीक है, परिवार अच्छे से गुजारा बसरा कर सकते हैं। अगर 30 साल 32 साल के बावजूद भी किसी का सरकारी नौकरी नहीं हुआ तो बर्बाद हो जाते हैं, और इसका रीज़न कहीं ना कहीं हमारे बिहार सरकार और केंद्र सरकार हैं। क्योंकि अगर हमारे बिहार के अंतर्गत कोई भी फैक्ट्री, बड़ी बड़ी कंपनियों का स्थापना अगर किया जाए, ऐसा नहीं है कि बिहार में जगह की कमी है, हर कुछ है। इसलिए अगर बिहार सरकार औद्योगिक और बड़े बड़े कंपनी को बिहार में लाकर स्थापित किया जाए तो हमारे बिहार जो है बेरोज़गार नहीं रहेगा, और बेरोज़गार जब नहीं रहेगा तो हमारी गरीबी भी
दूर हो जाएगी। शांति व्यवस्था का स्थापना करता स्वच्छ और ईमानदार प्रशासन। हमारे बिहार में सबसे बड़ा भूमिका प्रशासन की होनी चाहिए, जो रक्षा दल बोला जाता है, लेकिन रक्षा दल के नाम पे ये सिर्फ भ्रष्टाचारी हैं, क्योंकि हमारे प्रशासनिक विभाग हर कुछ जानते हैं, लेकिन आज तक मैंने कहीं भी नहीं देखा है कि उचित समय पे आके घटना का निरीक्षण करें। लेकिन आज कहीं ना कहीं देखा जाए तो बिहार इस मोड़ पे आके खड़ा हो गया कि हमेशा लगता है कि ना कि बिहार की स्थिति शुरू सही होगा, क्योंकि हमारे प्रशासन और मुख्यमंत्री दोनों ही इसमें दोषी हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री साहब जो हमारे प्रिय नीतीश कुमार जी हैं, मुख्यमंत्री जी, उसने शराब बंदी किया है। क्या शराब बंद है? क्या प्रशासन को पता नहीं है कि शराब चलती है या नहीं चलती है? उन्हें भी पता है और प्रशासन को भी पता है कि भैया शराब मिलती है। अगर बॉर्डर पर जो क्षेत्रीय बॉर्डर होते हैं वहाँ पे अगर प्रशासनिक व्यवस्था अगर सही से हो तो शराब हमारे बिहार में नहीं आ सकता है। और भी बहुत सारी रीजनें हैं। हमारे गरीब भाई को सताया जाता है, उससे सही से पेश नहीं किया जाता है। जो गलत काम अमीर आदमी करते हैं उसे भी गरीब आदमी पे दोषा जाता है, थोपा जाता है। ओके, ये चीज़ लिख देना। केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्ताक्षरण। तो इसमें बच्चों मैंने आप लोग को बताया था कि बिहार के विकास के लिए केंद्र से अधिक मात्रा में संसाधनों का हस्ताक्षरण मतलब ट्रांसफ़र ऑफ रिसोर्सेज लेना होगा, ज़रूरत है। अगर कुछ विशेष राज्य की दर्जा अगर बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाती है तो फिर बिहार में भी केंद्र से अधिक मात्रा में साधन हम लोग ले सकते हैं। जैसे कि कुछ राज्य को विशेष दर्जा देकर उन्हें अधिक मात्रा में केंद्र सहायता दी जाती है। विशेष दर्जा का प्राप्त होने के कारण जम्मू कश्मीर, पंजाब और उत्तर पूर्व के राज्यों में विशेष सहायता मिल रही है। अगर हमारे बिहार में बिहार को विशेष राज्य की दर्जा मिल जाए तो डायरेक्ट केंद्र सरकार से हमें सहायता मिल जाएगा, और केंद्र सरकार से सहायता मिलेगा तो हमारा कहीं ना कहीं बिहार पिछड़ापन से दूर हो पाएगा। ठीक है, मैंने आप लोग को सरकार के बताए थे 3 प्रकार का शासन व्यवस्था है। केंद्र सरकार, दूसरा मैंने आप लोग को बताया था राज्य सरकार, और तीसरा मैंने आप लोग को बताया था स्थानीय सरकार। तो बच्चों ये जो क्लास था आप लोग का पूरा अध्याय कंप्लीट करवा दिए। हालांकि मुझे ज़्यादा ही फीवर है, अभी बुखार है। कोई नहीं, आप लोग के लिए इतना तो हम कर सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आप लोग का बस इतना ही कहेंगे, इस वीडियो को शेयर करना, लाइक करना और कमेंट करके कोई भी दिक्कत समस्या हो तो पूछना ज़रूर मेरे भाई, ठीक है। और इस वीडियो को शेयर कर देना। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का पहला पार्ट का जो है अध्याय मैंने पढ़ाया एकदम ज़बरदस्त तरीक़ा से, वो वीडियो आप लोग ज़रूर देख लेना। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं एक नई वीडियो लेके, तब तक के लिए बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।